मान में हमारे मंच पर भी सितारे विराजमान हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मनोज बाजपेयी जी और कन्नू बहल जी और हमारी दोनों फिल्म की कास्ट शाहाना जी और अर्चिता जी का, कि आप लोगों ने आज इस मंच का जो मेन मकसद है उसके लिए आपने समय निकाला। मित्रों, हमारे सभी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग, आज हम जिस फिल्म को लेकर के आपके समक्ष आए हैं वो हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर यह फिल्म है डिस्पैच। फिल्म की कहानी नहीं बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा सबसे पहले फिल्म का टीजर चलाएं, फिर बात करेंगे। फिल्म का टीजर रेडी हो, चलाएं। हेलो। नेक्स्ट टाइम साला पत्थर नहीं गोली होएगा। दुकान बंद कर अपना और घर जा अभी। बॉस, मैं जर्नलिस्ट है, आप किससे? स्टोरी तो 6 छप सकती है, असली वैल्यू तो इंफॉर्मेशन की है। 8,000 करोड़ का स्कैम है। बंदा है कौन? तो पता कर। तो औकात से बाहर का गेम खेल रहा है। खबर छापनी है क्या? खबर छापो मतलब। इतने केसेस ठुकेंगे जॉय सर कि आपकी 7 पुश्तें और 150 साल कहीं नहीं जाएंगे। एक बार स्टोरी चल गई तो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप लोगों ने फिल्म पे देखा, फिल्म को हमने देखा करीब से। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम सबके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही सशक्त फिल्म थी। और मनोज जी, आपने अपने थिएट्रिकल एक्सपीरियंस से फिल्म को जो आपने गहराई दी है अपने अभिनय से, उस जीवन को जो हम रोज़मर्रा के जीवन में रोज देख रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की चुनौती, फिल्म में जो कास्ट है उसने एक पत्नी के साथ पति के रिश्ते को 52 ईयर ओल्ड प्रोटैगनिस्ट जॉय के जीवन की रिलेशनशिप में आता चेंज, अपने एक जूनियर के साथ क्लोज होता रिश्ता और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की चुनौतियों के साथ वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, इसका एक बहुत बेहतरीन चित्रण हमने इस फिल्म में देखा है। तो मैं और समय नहीं लूँगा, मैं सीधे चाहूँगा कि हमारे जो क्रू मेंबर हैं उनका एक छोटा सा इंट्रो देते हुए, मैं मनोज जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सबसे पहले तो मनोज जी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से एक गांव से एक अभिनेता का सपना देखा और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप आए। रिजेक्ट हुए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप रिजेक्ट हुए, लेकिन आपने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 8, गूगल गलत है, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 4 नेशनल अवार्ड और 8 और सर 4 नेशनल अवार्ड। 4 नेशनल अवार्ड जीतना, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत कठिन है। और हाँ, पता, धीरे धीरे आपने जो मुझे बताया गया है, एक और अन्य प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड दो बार जीता है आपने। न सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर गहरा अनुभव, पॉपुलिस्ट अनुभव, बल्कि दुनिया के मंच पर भी नाम कमाया है और उसके चलते देश का एक बहुत सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार भी आपको मिला है। हम बहुत गौरवान्वित हैं। आपने छोटे रोल को भी निभाया है 1994 की आपकी दोनों फिल्मों में। हमने छोटे रोल को भी देखा, बैंडिट क्वीन में देखा और द्रोहकाल में देखा। फिर कैसे आपने सदी का अंत होते होते अपनी खुद की एक स्थान बनाया और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से इस फिल्म का हमें आगे का अपना योगदान बताएं। इस फिल्म में हमें क्या मिल रहा है? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया, सुन पा रहे हैं आप लोग? आप ऑन कर लें। सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। आशा करता हूँ सबको हिंदी आती है। So
सबसे पहले तो ये कि इस फिल्म के बारे में शुरुआत से मैं ये बोलूँ कि मैं और कनू बहल कुछ सालों से ये फिल्म जब आई थी मेरे पास, उसके पहले हम लोग एक दो बार बात कर चुके थे, जहाँ पे मैंने इनको कहा भी था कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जरूर बताना, क्योंकि कनू बहल एक बड़े एक्साइटिंग फिल्म मेकर हमारे दौर के, खास करके मेरे आगे की पीढ़ी के, और इनके आसपास के जितने भी जो फिल्म मेकर काम कर रहे थे उनको भी मैं लगातार फोन करके ये बोलता रहता था कि आप लोगों के पास कुछ है तो मुझे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में लगा कि जो मैं चाहता हूँ वो शायद अपने आप नहीं आएगा, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है शायद वो ये समझे कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, अगर ये लोग ऑफर करेंगे तो उसको, उस हिचकिचाहट को हटाने के लिए सबसे जरूरी था कि इन तक मुझे पहुंचना और इनसे आग्रह करना कि अगर इनके पास कुछ है मेरे लिए तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो इसी कड़ी में कनू से भी बात हुई थी हम लोगों की, और जहाँ एक बार कनू का फोन आया कि मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। स्क्रिप्ट जब भेजी तभी मैं तय कर लिया था कि मैं करूँगा, और वहाँ से फिर प्रोड्यूसर ढूंढना एक अलग तरीके की यात्रा होती है, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम लोग इफी में इस फिल्म को शोकेस कर रहे हैं, यहाँ तक का जो सफर रहा है फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना, फिर फिल्म को बनाना, ये सब अलग अलग एक फेजेस होते हैं और अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आपके सामने होते हैं, और अलग अलग तरीके के एफर्ट आपसे मांगते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद फिर फिल्म को आगे लेकर के जाना और यहाँ तक लेकर के आना, तो कभी भी कोशिश जो है हर अलग अलग होती है, लेकिन इसमें जो है मेहनत उतनी ही लगती है, दिमाग उतना ही लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म को बनाने में, ये फिल्म कोविड के समय में शुरू हुई थी, और वो भी मुंबई शहर में और ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था इन्होंने और ईशानी ने कि ज्यादातर लोकेशन रिपीट नहीं हो रहे, नए नए लोकेशन पे हर बार जो है हर सीन के लिए जाना पड़ रहा था। तो प्रोडक्शन का चैलेंज एक अलग तरीके का था। कोविड जिसने एक बिल्कुल ही ह्यूमंगस चैलेंज पूरी दुनिया पे उसने डाला था, और फिल्म मेकर के लिए और फिल्म प्रोडक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है और भी डिफिकल्ट हो चुका था। हमने जो है कोविड देखा, हमने डेल्टा वेव आया, उस दौरान में हम सब लोग इन्फेक्टेड हुए थे उसमें, और फिर वापस से आकर के फिर वापस शूटिंग शुरू की थी। वहां से सारी चीजों को हम लोग पार करते हुए अब हम यहाँ पहुंचे हैं जब हम 13 दिसंबर को फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। सर ने जैसा बताया कि ये फिल्म एक जर्नलिस्ट के बारे में है, उसके प्रोफेशन के बारे में है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी कैसे उसके हाथ से छूटती जा रही है उसके बारे में, कैसे उसके प्रोफेशन में उसके अपने जो एम्बिशन है, उसकी जो अपनी ग्रीड है, कैसे उसका जो प्रोफेशन जिसको वो दिलो जान से चाहता है, जिसके कारण उसकी अपनी जिंदगी जा रही है, वो कैसे वो प्रोफेशन भी उससे जो है दूर होता जा रहा है। ये एक बहुत ही कमाल की यूनिक वेरी रियल कहानी स्क्रिप्ट जो है ईशानी और कन्नू ने लिखा। एंड कन्नू का एक पूरा तरीका होता है वर्कशॉप के थ्रू सारे एक्टर को लेके जाने का, और वो वर्कशॉप काफी टीडियस होता है, काफी मेहनत वाला होता है, न सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि आंतरिक तौर पे आपको मानसिक तौर पे भी बहुत आपको जो है तकलीफ देने वाला होता है, लेकिन वहां से ये आपको लेकर के कैरेक्टर में लेके चलते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस फिल्म हैज बीन very very helpful in growing as an actor, in making few friends including Kanu, who is very difficult difficult human being. मतलब यहाँ पे मजबूरी है कि मुझे इनके साथ बैठना पड़ रहा है, लेकिन बड़े डिफिकल्ट डायरेक्टर हैं और बड़े डिफिकल्ट ह्यूमन बीइंग भी हैं। मुझे सबसे अच्छी बात है कि दो बड़ी अच्छी महिला मित्र मुझे मिली, शाहना गोस्वामी और अर्चिता। Both of them are so brilliant in the film. But in the end, all I would say, thank you, Kanu, for taking us on this journey. मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा काम आसान करने के लिए भी। जो कन्नू जी का परिचय आपने पहले से दे दिया। कन्नू जी ने फिल्म की पटकथा भी लिखी है और फिल्म को डायरेक्शन भी दिया है। कन्नू जी का डायरेक्टोरियल डेब्यू आई थिंक तितली फिल्म में हुआ, और आपकी फिल्म सभी कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई भी गई। और सर अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो कैमरा डियोर
जी, 2014 कान फिल्म फेस्टिवल में भी आपका वर्क गया है, कैमरा दौर। कैमरा दौर, और आप SRFTI के ग्रेजुएट हैं जी। और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज में काफ़ी एक्सपर्टाइज है और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज NHK जापान और अन्य कई मंचों पे दिखाई गई है। ये आपका फिल्म का आज हम मंच पे हैं, तो आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी फिल्म में जो नज़रिया जैसे आपने इसको बनाया और मनोज जी ने जो बातें नहीं बताई और वो कौन सी बात थी जिसके लिए उन्हें आपको डिफ़िकल्ट कहना पड़ रहा है, वो थोड़ा हमें बताएं। वो अगर सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते, वो अगर मुझे पता होता कि मैं क्यों हूं, तो मैं होता ही नहीं। तो वहां मैं जाता नहीं हूँ। इनको मैं डिफिकल्ट लगता हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम लेट्स जस्ट कॉल इट डिफिकल्ट लव। सो नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये फिल्म मैंने और ईशानी ने करीब 2016 में लिखनी शुरू करी थी। और हमारा इनिशियल जो इन था फिल्म में, वो हम अपने आसपास होते हुए कुछ चीजें उस समय देख रहे थे जो काफी चिंतित करती थी हमें। हम बैठ के जब बातें करते थे, लिखाई से ज्यादा गप्पें ज्यादा होती है, तो गप्पों से ही हर सेशन शुरू होता है। तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड अ लॉट, हम लोग आसपास क्या देख रहे हैं। और मेन चीज जो हमें बॉदर कर रही थी वो ये थी कि अब हम, ऐसा लगता है एक ऐसी दुनिया में है जहां पर कहाँ क्या हो रहा है वो पूरी तरह पता कर पाना ही मुश्किल है। दुनिया बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूस होती जा रही है, बहुत फॉगी होती जा रही है। तो आप किसी क्राइम के बारे में बात करें, कुछ करें, इवेंचुअली अब पता करना ही बहुत मुश्किल हो गया कि किसने क्या किया है। एंड आई थिंक ये एक ऑफशूट है। जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं जो वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जो वेल्थ गैप है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि उसके चलते ये एक अजीब सा एक माहौल हम देख रहे थे, फील कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो कुछ हमने इस बारे में बात करनी शुरू करी और रिसर्च करना शुरू कर रहे थे जर्नलिस्टिक वर्ल्ड के अराउंड, जहां हमने जाके काफी सारे जर्नलिस्ट, पुलिस वालों से, कुछ शार्प शूटर से, अंडरवर्ल्ड के लोगों से बातचीत करी। और दूसरी चीज उसी समय जो हो रही थी, जब हमने इस दुनिया में और अंदर जाने की कोशिश की, वो हम ये सोचने लगे कि ज्यादातर जो जर्नलिस्ट के बारे में फिल्में होती हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट को एज जर्नलिस्ट ही देखती हैं, सिर्फ उनके काम के कोरिलेशन में देखती हैं। ज्यादातर ऐसी फिल्में जर्नलिस्ट को एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं देखती हैं, उनकी पूरी 3D रियलिटी एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोग कुछ ये चाह रहे थे कि हम इन दो चीजों को साथ में लेके आए और एक ऐसी फिल्म हो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में जो एक जर्नलिस्ट की फ्रेलिटीज को भी एड्रेस करे, उसको पूरा एक हार्ड मास के इंसान की तरह देखे। और वो जब इस दुनिया के साथ जूझता है जहां कुछ भी कह पाना, समझ पाना, बोल पाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये बेसिक इम्पल्स थी जहां से फिल्म की शुरुआत। फिल्म हमेशा इसीलिए बनाई जाती है ताकि समाज को हम एक संदेश दे सकें। फिल्म के अंत में आशा या निराशा, ये आपने कैसे तय किया? और हम इस फिल्म से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जूझ रहा एक वर्किंग प्रोफेशन, भले हमने आज जर्नलिज्म का चैलेंज लिया है, बट कोई भी वर्किंग प्रोफेशन हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने जर्नलिस्टिक करियर को चुना और फिर फिल्म के माध्यम से आपने एक समाज को संदेश देने की भी कोशिश की, तो हम क्या मान सकते हैं कि इस फिल्म से आपने क्या संदेश देने की कोशिश की आज की पीढ़ी को, जिसको कि ये इश्यूज हैं? और आपका प्रोटैगोनिस्ट भी 52 ईयर ओल्ड जॉय है, तो जॉय क्या कहना चाहता है समाज से? अंत फिल्म का क्या कहता है? सर, पहले तो मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, मेरे पास कोई संदेश है नहीं देने को किसी के लिए। तो आई डोंट थिंक फिल्म किसी को भी कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म का एट द एंड ऑफ द डे काम नहीं होता कि आप पेडेस्टल पे खड़े होके ये बोलो कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदगी के बारे में या दुनिया के बारे में, क्योंकि हम सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, हम सबकी अपनी जिंदगी अलग है। मुझे ये लगता है कि जब कोई आप एक कहानी उठा लेते हो तो वो कहानी आपको खुद बताती है कि वो कहाँ जा रही है। और अगर आप पूरी हिम्मत से और पूरी सच्चाई से उस कहानी की झालर को पकड़ के चलते जाओ आगे, तो वो कहानी खुद ही आपको अपने अंत की तरफ ले जाती है। आशा निराशा की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कोई भी आशा या निराशा
का एंड होता है, क्योंकि हम में से किसी की भी जिंदगी का कोई एंड नहीं है, हम लोग सब रोज अपनी जिंदगी जीते हैं। तो आशा निराशा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा मीनिंग देने के लिए अपने आप को समझा लेते हैं कि आज मुझे आशा से भरा हुआ लग रहा है या निराशा से, पर सच्चाई तो यही है कि हम रोज अपना बस जीवन जी रहे हैं और जो आ रहा है उसे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आप सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उससे पहले हमारी दोनों कास्ट, दोनों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल्म को लेकर के, आपके भूमिका को लेकर के, और फिल्म से आपके पूरे टीम में आपने काम किया, कोविड काल में आपने काम किया, आपका जो नज़रिया है फिल्म की पटकथा में, उसको लेके आप प्लीज़ अपने अनुभव शेयर करें। शाहाना, आप शुरू करें। ऑन है। तो जैसा कि इन्होंने एज पहले बोल चुके हैं कि हम लोग कोविड के टाइम पे शूट करते। पहली बात तो मेरा जुड़ना इस फिल्म से हुआ थ्रू कनू बैन। जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी स्क्रिप्ट है, मैं चाहती थी उनके साथ हमेशा से काम करना। फिर एक पॉइंट पे ये भी लगा कि चलो रोल थोड़ा छोटा है, तो मुझे हमेशा एक छोटे रोल से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक वो होती है, एक ग्रीड होती है कि मुझे लंबे टाइम के लिए आपके साथ काम करना है। तो पहली फिल्म में मैं इतने छोटे टाइम के लिए नहीं काम करना चाहती। तो तब भी उन्होंने मुझे बोला चलो एक बार सोच के देख लो। और फिर मेरा कुछ इंस्टिंक्ट आया कि भाई मैं ना क्यों बोल रही हूँ, मुझे कनू के साथ काम करने को मिल रहा है, मुझे मनोज बाजपेयी के साथ काम करने को मिल रहा है, मैं ना किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। और वही मेरा अनुभव रहा, क्योंकि कनू के साथ जैसा कि हम बोल रहे थे कि एक वर्कशॉप का प्रोसेस होता है जो ना कि सिर्फ इस फिल्म के लिए हेल्प करता है, लेकिन आपको अपने एज एन एक्टर हम लोग अपनी अंदरूनी जिंदगी के साथ जीते हैं, उसको उभार के लाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपको उस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ करा दे तो वो आपको आगे जाके भी हेल्प करता है लाइफ में, आपके एक्टिंग में, कहीं और किसी और कैरेक्टर में। तो आई फील लाइक उस वर्कशॉप के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ अपने बारे में समझा एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो आगे जाकर भी मुझे काम में आया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी मनोज जी के साथ तो कहानी ऐसी है कि हमने एक फिल्म पहले की है गली गुलियाँ, जिसमें 2 पैरेलल कहानियाँ थी। अब जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं कहानी बिगाड़ूंगी नहीं, लेकिन गली गुलियाँ में 2 पैरेलल ट्रैक थे जिसमें ऐसा था कि था एक कनेक्शन इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच, लेकिन ये कभी साथ में एक फ्रेम में नहीं थे। तो मनोज के साथ थी मैं एक फिल्म में जहाँ पे नाम दोनों हमारा है लेकिन कभी साथ में एक फ्रेम में नहीं है, कभी एक कुछ नहीं किया। तो दिस वाज माय अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड जिस तरह से ये कैरेक्टर ग्राफ जो था, बहुत कम सीन है, लेकिन जो उस कैरेक्टर का ग्राफ है, जो उस कैरेक्टर की जर्नी है vis-a-vis जॉय एंड हिज जर्नी, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए एक्सपीरियंस की क्वालिटी का मायने होता है, उसकी क्वांटिटी का नहीं। तो इसका जो क्वालिटेटिव फीलिंग था मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल, बहुत डीप, बहुत एनरिचिंग था। सो या मेरे मतलब आई वुड वांट अ लॉट मोर। ये मेरे लिए टीजर था इन दोनों के साथ काम करने का, और आगे जाके होपफुली देयर विल बी अ लॉट मोर। हाय, माय नेम इज़ अर्चिता। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी ये पहली पिक्चर है, और वो भी कन्नू सर के साथ, मनोज सर के साथ, शाहाना। We didn't get to share the screen, but so nice to meet you always, like the heart of whenever I met you, you know. So basically मुझे कुछ नहीं पता था सर, लाइक की स्क्रिप्ट क्या है, क्या रोल है, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ ऑडिशन दी थी। और मैं जब कन्नू सर से पहली बार मिली, उन्होंने बस इतना पूछा था मुझसे कि तुम अपने बारे में बताओ कुछ। और मैंने 10 मिनट का स्पीच दिया अपने बारे में। एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड इज लाइक, अब अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैं तभी समझ गई थी कि छोड़ दो सब कुछ जो तुमने सोचा है। मुझे लगता था मैं पता नहीं कौन सी बड़ी एक्टर हूँ, कुछ नहीं आता था। तो सर मेरे लिए बहुत ही अलग ही प्रोसेस था, सब अनलर्न करके कुछ सीखना। एंड अबाउट कैरेक्टर, आई हैव पिगीबैक्ड ऑन कन्नू सर's experience. It's good, Kannu sir. It's anything, it's Kannu sir. So that's all I can say. कनू भाई, आप ही को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो गैप्स रह गए और जो आपकी टीम लीडरशिप थी उसका जवाब एक आप और दे दे, फिर मैं बाकी हमारे फ्रेंड्स से सवाल ले लेता हूँ। मुझे करूँ से फिर अपना घुटना चाहिए। गुड। मेरा घुटना
कनु जी, आपको ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं इतना आपको बता सकती हूँ उनके प्रोसेस के बारे में जो बहुत यूनिक है, जो किसी ने भी अगर कनु के साथ कभी काम किया है तो वो बता सकते हैं आपको कि कनु हमारे जैसे फिल्मों में हम एक सीन के लिए काफी सारे एंगल से लेते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं लाइक द डिफरेंट शॉट्स। तो हर शॉट के लिए कनु एटलीस्ट 20 से 25 मिनिमम 20 से 25 टेक लेते हैं। बट ये सुन के हमेशा ऐसे घबराहट सी होती है कि क्या करें। ऑफ कोर्स मनोज का एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल ही अलग है, लेकिन फॉर मी, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के लिए आई थी शूट पे, बहुत आई हैव टू से दैट इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मुझे हमेशा लगा था कि उस तरह की रेपिटेशन में कुछ झुलस जाएंगे हम, लेकिन कनु जिस तरह से उस पे ट्वीक करता रहता है सीन इन टर्म्स ऑफ हिज डायरेक्शन, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग निकल के आता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हर डायरेक्टर ये करे, लेकिन कनु के लिए ये अलाउड है। और मुझे कनु के साथ काम करने में बहुत मजा आया। आई डोंट हेट कनु। हेट नहीं करता, नाराजगी है। प्यार में ऐसा होता ही है। तो कनु जी, आपको माइक तो उठाना पड़ेगा, थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा कि जब आप स्वयं पटकथा लिखते हैं और जब आप स्वयं ही उसका निर्देशन करना चाहते हैं, तो एक परफेक्शनिस्ट बनने में जैसे टीम में आप जो चाहते हैं और अपने टीम से डिलीवर करते हैं, उसका मंत्रा क्या है और आपका प्रयास क्या रहता है, ताकि यहाँ उठी बातों का हमें उत्तर मिले। नहीं, देखिए, जहां तक टेक्स का सवाल है, ये सब लोग हल्के में छूटते हैं रोज शूट पे, क्योंकि डेविड फिंचर तो 120 टेक्स लेता अरे है। बाबा, तो फिंचर तो मतलब 4 दिन तक एक सीन शूट करता रहता है, 120 टेक लेता है। बहुत बढ़िया। अगर मतलब वो कोट का ऐसा फ्लैप भी ऐसे नहीं ऐसे उड़ जाए तो दोबारा होता है, उसमें एक्टर का कोई योगदान नहीं होता है फ्लैप उड़ने में। बट नहीं, आप यू विल बी सरप्राइज हाउ लो बजट फिंचर हैज टू वर्क। एनीवे, सो द नहीं, ये अगर आप आई मीन जी हाँ, लिखते हम खुद हैं, डायरेक्ट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, बट मेरा इस चीज में बहुत ठोस विश्वास है कि देखिए, फिल्में बनाने का सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट शूट को क्यों माना जाता है, क्योंकि शूट पे आपको सबसे ज्यादा कम टाइम मिलता है और वो टाइम का हर सेकंड आप यूटिलाइज करते हैं, और वो यूटिलाइज करने के लिए आपको एक एक्टिव एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हर पार्ट उससे पहले जो प्रोसेस का आता है वो एक्टिव से पैसिव हो जाता है। आप लिख देते हैं, फिर कोई चीज लिख के सेट इन स्टोन हो जाती है, फिर आप प्री प्रोडक्शन एक बार करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न शूट पे ये होता है कि मेरे एक्टर्स को ऐसा ना लगे कि ये वो पहले कर चुके हैं। हम एक मोमेंट उस दिन पे बार बार इतनी बार कुछ भी जतन करके एक्सप्लोर कर लें कि आज का वो मोमेंट पूरा उसकी पॉसिबिलिटी सारी एक्सप्लोर हो गई, तब वो फिल्म जिंदा रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो जब कोई दर्शक तक पहुंचती है, तो जो हम सब मिलके एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर या सिनेमेटोग्राफर या एडिटर जो भी उसके अंदर एम्बेड कर रहे हैं, उसके अंदर हम हर स्टेज पे अपनी जान एम्बेड कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं उस प्रोसेस में कि जितनी किसी को भी रिग्रेट ना रह जाए कि इस तरह से शायद ये सीन किया जा सकता था, या इस तरह से कर सकते थे, या इस तरह से कर सकते थे। तो 100 बात की एक बात मुझे मेनली ये लगता है कि उस मोमेंट को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सो यू हैव टू कीप ट्विकिंग इट, कीप प्लेइंग विद इट, कीप प्लेइंग विद इट, कीप प्लेइंग विद इट, एंड होपफुली नॉट क्रिएट अ पैसिव एटमॉस्फेयर कि ये तो ऐसे ही हो सकता है बस, और करके चलो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे पता है कैसे हो सकता है। अगर मुझे ही सब पता है कि सब कुछ कैसे हो सकता है, तो मैं ही लिख करके, मैं ही खुद एक्टिंग करके मैं ही चला जाता हूँ ना बाहर, तो फिर और लोगों की क्या जरूरत है। तो आई फील लाइक इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन पीपल, अगर आप जेन्युइनली कोलैबोरेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वो कोलैबोरेशन पूरी मेहनत से करें। तो या ये मनोज जी के अंदर का जर्नलिस्ट जाग उठा है, उन्होंने ही प्रश्न दागने शुरू कर दिए हैं इससे पहले कि आपका नंबर है। डिस्पैच से मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं, अभी मुझे पता है मैं क्या लेके जा रहा हूँ। अभी तो जर्नी चल ही रही है,
नाउ बिकॉज जर्नी खत्म होती है जब फाइनली फिल्म अपनी ऑडियंसेस से मिलती है, तो ज्यादा मेरे लिए एज अ डायरेक्टर आई थिंक ये अभी चलते चलते पता चलेगा नाउ दैट द फिल्म विल कम आउट, कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे ऑडियंसेस जुड़ती हैं इसके साथ या नहीं जुड़ती हैं, उससे मुझे ज्यादा पता चलेगा अबाउट व्हाट वी हैव डन। मनोज जी, डिस्पैच लिखने वाले लोग हमारे समक्ष बैठे हैं, तो मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि आप कृपया प्रश्न पूछें टीम से। Hi, माइक everyone. प्लीज, माइक दे। Hi everyone, Divya from ANI. Hi Manoj sir. So first of all, it's an honor to talk to you. First of all, it's an honor to talk to you. So your journey in cinema has been incredible. चाहे वो हार्ड हिटिंग थ्रिलर्स हो, डिस्पैच जैसी मूवी हो। तो सर मेरा आपसे दो क्वेश्चंस है कि हाउ हैज़ योर रिलेशनशिप विद योर क्राफ्ट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, और कैसे डिस्पैच जैसी फिल्म्स जो है एक मूवी को ग्रेट बनाती हैं? इज इट डायरेक्शन, इज इट परफॉर्मेंसेस और द स्टोरी लाइन? See, I personally feel that in cinema, performances are one of the elements of cinema. And as Kanu has put it very rightly, till the time you are thinking that you are collaborating, till the time you are thinking that you are one of the elements of the film, very important elements of the film, till the time you are passionate enough to contribute from your side, and in the process you are trying to grow, not only as an actor but also as a human being. But I personally feel that if the human being is not growing, the actor will stop growing. So each and every day when you are looking at the scene, you are looking at it from as a human being, then the actor gets help. If you are looking at it as an actor's point of view, then there is a problem. And this is where I found his direction and his approach very unique, because this is where Kanu becomes very different from other directors, where he wants the human being to take the front seat and the actor takes the back seat. So when you are growing as a human being, when you are confronted with a difficult question about your own self, this is when you are getting to understand the character also, and the journey of the character, and the inner conflict and the inner confusion and the inner darkness. So that is one thing. मेरी अपनी जर्नी जिसके बारे में आपने बात की, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल रही है, जो कि मैं आज मास्टर क्लास में ये बोल रहा था। आई हैव नॉट बीन चेजिंग स्टारडम, आई हैव नॉट बीन चेजिंग ग्लैमर, इट बोर्स मी, ग्लैमर बोर्स मी, आई डोंट नो व्हाई, there must be something wrong about me, because I see everyone around me is quite fascinated with it, mesmerized by it, but for me the biggest kick that I get is in front of the camera. After that, everything else about this profession is something doesn't interest me at all. I just love working with varied directors, and just trying to understand the craft as much as possible through their eyes, and in the process I try to grow as a human being, as an actor. That's the only thing I'm interested in, and this is what I have been doing all of these years. Today I'm very happy that this is the film, Kanu's film is being showcased here at IFFI, but also one of the audience members is Shekhar Kapoor, who's been my first director, who is somebody who taught me how to face the camera. So these are the things, the little things, these are the small things that one lives for. That is my joy more than anything else. मनोज सर, दिस इज राधिका फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मेरा सवाल ये था कि अभी आप दोनों ने बात करी, आपने कहा आपको आपका घुटना वापस चाहिए, ये क्या स्टोरी है जो अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई? नहीं, मतलब वो फिल्म नहीं देखा आपने, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा था कि इनकी 20 टेक के बाद ये शुरू होते हैं, तो जब 20 टेक के बाद शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे बहुत ही मैं जिसे कहूँ कि ये फिल्म जितना अंदर में एक्सप्लोर करती है जर्नलिस्ट की, उसके बाहर का साइड भी जो है उतना ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इधर उधर पाँव पड़े, और मेरा घुटना जो है, जो इंजर्ड हुआ है, अभी तक हीलिंग चल रही है उसकी और जापान से लेके अमेरिका तक के इलाज को मैं रिसर्च कर चुका हूँ
आपको भी कहीं दिखे कोई तो बताइएगा। मैं नम्रता शुक्ला लखनऊ से। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप बहुत डिफरेंट टाइप का रोल, जैसे शूल है आपका, सत्या है, बैंडेड क्वीन है, कैसे अपनी कहानियों का आप चुनाव करके फिल्म को लेते हैं? क्योंकि आप ऐसे जो जनरल हीरोज या कैटेगरी में आ रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट रोल आप कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं? हमें तो समझ में नहीं आता कि आप क्या देखते हैं कहानी में। दूसरी चीज हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्पैच, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पोस्ट ऑफिस चले जाना, पोस्ट कर देना, डिस्पैच कर देना, इसमें क्या डिस्पैच हो रहा है? इस फिल्म के अंदर क्या डिस्पैच कर रहे हैं आप? इनके करियर डिस्पैच हो रहा है ये बोल रही हैं। और इसमें डिस्पैच हो रहा है जो पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे परफॉर्मेंसेस के और सारे तरीकों के, वो सब डिस्पैच हो रहा है, अनलर्न हो रहा है और कुछ नया सीखा जा रहा है, कुछ नई चीज़ अंदर डाली जा रही है। उसमें कनु बहल ने हमारी बड़ी मदद की। कुछ नई चीज़, कुछ अपने एक्टर के बारे में कुछ नई चीज़ें जानना जिसको हम नहीं जान पाते। हम अपने आदमी को नहीं जान पाते तो एक्टर को कैसे जानेंगे? हम हर डायरेक्टर के जरिए, खास करके कनु जैसे डायरेक्टर के जरिए आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आंतरिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अपने एक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या संभावनाएं हैं और क्या हम और क्या लिमिटेशन है जिसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में और एक्टर भी, हम जब नई पॉसिबिलिटी की तलाश करता है, नए लिमिटेशन को तोड़ता है, तो उसके साथ एक कुछ और भी लिमिटेशन बनते चले जाते हैं कुछ और चीज़ें जो है, और भी चीज़ें जो है जड़ होती चली जाती हैं। It's a process where you are always involved in improving yourself, going beyond your own limitation, finding new possibility about your human being and about your actor. So this ये सारी चीज़ें जो है जब आप करते हो तो स्क्रिप्ट भी आपको उस तरह की मिलती है, डायरेक्टर भी इस तरह के आपको मिल जाते हैं जो आपके साथ आप में एक संभावना देखते हैं और आपके साथ काम करने की सोचते हैं। हाँ वाजपेयी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको नाटक में अभिनय करते हुए देखा है, फिर आपने फिल्मों में काम किया है, उसके बाद अब सीरीज में आपको देखा है। बहुत सूक्ष्मता से देखने पर ये इस तीनों में आप जो अभिनय को अलग तरह से एक ही जैसा वह नहीं है, उसमें कुछ आप दूसरी तरह की ऑडियंस के हिसाब से करते हैं। तो क्या इन तीनों में, नाटक में, फिल्म में और सीरीज में, जो आपकी एक्टिंग का की जो इसका सफ़र है, उसमें कोई परिवर्तन लाते हैं आप? देखिए बड़ा माइन्यूट होता है। देखिए थिएटर जब कर रहे थे, थिएटर एक्टर का मीडियम है और थिएटर में आपके सामने जो है जितने लोग बैठे होते हैं, हमारी जितना चाहे अक्विस्टिक चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लास्ट रो तक भी सुनाई दें। एक चीज़ वो बड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जहाँ तक एक एक्टर की अपनी परफॉर्मेंस की बात है, वो उतना ही ईमानदार होता है जितना कि वो कैमरे के सामने होता है। ये है कि दर्शक वहाँ पे सामने होता है, जहाँ तक आपको पहुँचना होता है। यहाँ पे दर्शक जो है इनविजिबल होता है, तो हमको दर्शक तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कैमरा हमको दर्शक तक लेके जा रहा होता है, उस जिम्मेदारी कैमरे की होती है। सो वी जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट एंड स्टे ट्रू टू द मोमेंट। हम उतनी ईमानदारी से अपने चरित्र को उस समय में, उस अवस्था में अगर हम करते हैं, तो बाकी काम कैमरे का होता है कि वो हमको कैसे लेके जाएगा। शेखर कपूर जी जो अंदर बैठ के फिल्म देख रहे हैं, उनसे मैंने पहले शॉट के समय जाके पूछा था, सर इस यहाँ पे मैं कहाँ देखूं कैमरे के सामने? तो उन्होंने कहा, तुम थिएटर तुम लोग करते हो ना? मैंने कहा जी। तो आपको क्या करना है, आप अपना सीन कीजिए, कैमरा अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। That was the biggest learning for me when I was entering into cinema, that I have to do my job as an actor, camera has to do its job. मुझे कैमरे को लेकर के ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। And believe me, till now मैंने कभी कनु से नहीं पूछा, कनु इसका मैग्निफिकेशन क्या है, ये कैमरा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कभी नहीं। Because at the end of the day, I have to play the character and कनु का काम है डायरेक्ट करना और कैमरे का काम है
हमको उस मोमेंट को कैप्चर करना है। हम सिर्फ यही करते हैं, बाकी कोई और चीज अलग से सुरेश जी कभी नहीं किया है। हाँ, एक दिमाग में ये रहता है जरूर कि मैं अगर एक कनु जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और एक डायरेक्टर समझिए कि मिलाप जवेरी है, बिल्कुल अलग दुनिया से, तो आपको पता है कि वो मैं जो परफॉर्मेंस करता हूँ वो उसको नकार देगा, सर ये कुछ ज्यादा ही अलीगढ़ हो गया सर, नहीं सर ये वो नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि एक गैलरी प्ले करना क्या है और एक कंप्लीटली स्टेइंग ट्रू, स्टेइंग रियल वो परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको काम करते करते आपको पता चल ही जाता है। I actually want to add something because वो जो बोल रहे थे उसमें मेरे को एक छोटी सी बात ये ऐड करनी है कि ना सिर्फ he was saying अभी वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे मैं अवेयरनेस नहीं है कि क्या लेंस है, मैं पूछता नहीं हूँ, बट ही सो एक्सपीरियंस दैट ही डज नो कि लेंस क्या है, फ्रेम क्या है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट आल्सो व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज his complete lack of self awareness towards the finished performance। 45 दिन हमने साथ में काम किया, एक बार भी इन्होंने वापस आके मुझे नहीं बोला कि दिखाना जरा मैंने क्या किया। Then it's just that I think he is so sure and feels safe with himself and his own performance that वो करने के बाद उनको ये जरूरत नहीं महसूस होती कि मुझे दिखा दो मैंने क्या किया। So that's another thing that I just wanted to mention in addition. नमस्कार मनोज सर। मेरा नाम सुदेश सलगावकर है, मैं गोवा टीवी हिंदी, गोवा का पहला हिंदी चैनल है सर। जैसे अभी बात चल रही है डिस्पैच एंड जर्नलिस्ट की, तो हमने बचपन से जो जर्नलिस्ट को देखा है वो देखा है इधर शक्तिमान, स्पाइडरमैन, नहीं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक गीता रिपोर्टर। सो सर ने जैसे बोला कि हार्ड मास का जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है सर, आपको सबसे पहले बेस्ट विशेस एंटायर क्रू के लिए। और मेरा सवाल है सर कि मनोज वाजपेयी ये नाम को जो पैरेलल है जाता है कि सब लोग जाते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन, तो सर कनु सर को और सर को एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये इम्प्रोवाइजेशन जो सर के कैरेक्टर में दिखता है और सर बहुत सारे इंटरव्यूज में बोले भी है सर, तो आई जस्ट वांट टू नो कि इम्प्रोवाइजेशन आप कैसे मतलब करते हो फ्लोर पे? अब पता है आपको, आपका नाम क्या हुआ था? सुदेश सागावकर। सुदेश, पता है मैं आपको इम्प्रोवाइजेशन को लेके हमारे यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एक डेफिनेशन है कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि कुछ भी बोल दिया आपने, या मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक दूसरे के ऊपर जो है हावी होने के लिए हम कुछ और जोड़ देते हैं ताकि मैं जो है मेरा डायलॉग सबसे पावरफुल होके निकले, या फिर हम इंडिपेंडेंट सिनेमा में हम कुछ बोल देते हैं रियल दिखाने के चक्कर में। ऐसा होता नहीं है। I personally feel that if you are not prepared and if you don't know your character, but don't know the film backward, you can't improvise. Because जैसे ही आप improvise करते हो, it is going to clash with the vision of the director and the requirement of the scene. So you have to be very careful, even with one word that you utter in a shot. It should not go off the character. It should not go off the rhythm of the film. So improvisation is a big responsibility also. Very big responsibility. Am I right? Absolutely. Just to add to that, जो improvisation आप बोलो वो emotional improvisation भी तो improvisation होती है। आपका जो attempt होता है 20 टेक, 30 टेक, 40 टेक, फिंचर है तो 120 टेक। अगर इतनी सारी टेक्स हो रही है, आप हर टेक में अपने फीलिंग को, what am I feeling as joy, what am I feeling as Prerna, as Shweta, the characters, you are constantly trying to find the truest feeling in that moment. So that is also improvisation. You are improvising for yourself and you are creating this character. हर शॉट के साथ वो कैरेक्टर बनता जा रहा है, तो वो एक्चुअली सबसे क्रूशियल फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइजेशन होता है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक एक समय की मर्यादा है और मैं समराइज करके आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले कनु सर, आपने जिस हिसाब से अपनी बात रखी और जो अभिव्यक्ति है उसके फिल्म के हर पल में उस अभिव्यक्ति को समेटना और परफेक्शन लाना,
जिसके लिए आपकी पूरी टीम आपकी मदद करती है, और जो पटकथा लिखते समय आप सोचते हैं उसका ठीक वही सटीक चित्रण जिसमें कांस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन इमोशन के साथ किया जा सके ताकि आप संतुष्ट हो सकें। कहीं ना कहीं हमने एक मास्टर क्लास जैसी चीज सीखी, मुझे भी फिल्म मेकिंग का कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ सर एक थोड़ा सा मोमेंटो है। सर आप सभी लोगों के लिए, कन्नू जी मनोज जी मेरी तरफ से आगे पास ऑन। ये मेरे लिए, ये आपके लिए। कन्नू जी आपका दोबारा खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखने को मिला। नाइस मीटिंग। बैठते हो, मैं आपको मिलता हूं, ठीक है? आइए मुझे मैसेज। ओके टेक्स्ट करना, जब मैं टेक्स्ट करूंगा।